जरा ये देखें, मेरे पास यहाँ दो साफ और बेरंग सॉल्यूशंस हैं। आइए उन्हें एक दूसरे में डालती हूँ। पहला सॉल्यूशन डाला, फिर दूसरा डाला और देखें, अब हमें एक सफ़ेद रंग का सॉल्यूशन बन गया। ये एक और मिसाल है। फिर से दो बेरंग सॉल्यूशंस हैं, एक को दूसरे में डाला और देखें, इस बार हमें एक खूबसूरत पीला रंग का सॉल्यूशन बन गया। यहाँ हो क्या रहा है, ये जानने के लिए ज़रा और गहराई में चलते हैं। एक और दिलचस्प सवाल है हमारे लिए, ठीक है? तो पहले सूरत में हमने क्या किया? हमने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को इकट्ठा डाला और इससे हमें सफ़ेद रंग का सॉल्यूशन मिला, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट बदल दूं, यानी सिल्वर की जगह यहाँ पोटेशियम रख दूं, बाकी सब कुछ वैसा ही रहे। तो अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को एक दूसरे में डालती तो कुछ भी ना होता, सिर्फ एक बेरंग सॉल्यूशन बन जाता। इसमें कोई ख़ास बात नहीं, इसीलिए मुझे इसकी कोई वीडियो भी ऑनलाइन नहीं मिली। तो ये सिर्फ एक एडिटेड तस्वीर है, लेकिन आप समझ गए होंगे यहाँ कुछ खास नहीं होता। लेकिन असल सवाल यह है कि क्यों सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सफ़ेद रंग का सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि एक छोटी सी तब्दीली यानी पोटेशियम नाइट्रेट की वजह से सोडियम क्लोराइड कुछ भी नहीं बनाता। आइए इसे देखते हैं। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। तो पहले सूरत में हम सोडियम क्लोराइड एक्वियस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा रही हूं। हमें क्या मिलता है देखें। याद रखें कि एक्वियस सॉल्यूशंस में आयन्स आमतौर पर डिसोसिएट हो जाते हैं, तो यहाँ हमें असल में Na+ आयन्स और Cl- आयन्स मिलेंगे। और यहाँ हमारे पास Ag+ आयन्स और NO3- आयन्स हैं। तो जब मैं उन्हें इकट्ठा डालती हूँ तो हमें बस वो सारे आयन्स इकट्ठे मिल जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये इकट्ठे हैं तो ये नई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जाहिर है कैटायंस को हमेशा अनायंस के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो Na अब NO3 के साथ मिल सकता है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं क्योंकि ये दोबारा डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन Ag भी Cl के साथ मिल सकता है। जब AgCl के साथ मिलता है तो कुछ दिलचस्प होता है। क्या? सोचें क्या? AgCl इनसॉल्युबल है, घुलता नहीं है और इसीलिए ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। और यही वजह है कि ये सारा मिक्सचर सफ़ेद नज़र आता है, क्योंकि AgCl की प्रेसिपिटेशन हो रही है। तो आखिर में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास AgCl आता है जो इनसॉल्युबल है, इसीलिए यहाँ इसे सॉलिड लिखा गया है। ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और घुलता नहीं है। तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि ये कैसे प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। और एक्वियस सॉल्यूशन में क्या बाकी रहता है देखें। सोडियम आयन्स और नाइट्रेट आयन्स। तो हमें सोडियम नाइट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है। सफ़ेद रंग AgCl के प्रेसिपिटेट होने की वजह से आता है। अब अगर आप रिएक्शन को ज़रा दूर से देखें तो देखें क्या हुआ। सोडियम और सिल्वर कैटायंस ने अपनी जगह बदल ली हैं। सोडियम ने यहाँ सिल्वर की जगह ले ली है और सोडियम नाइट्रेट बना लिया है, और सिल्वर ने यहाँ सोडियम की जगह लेकर हमें सिल्वर क्लोराइड दिया है। तो चूंकि यहाँ दो कैटायंस एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, इसलिए ये डबल रिप्लेसमेंट है। इसे कोई हैरत की बात नहीं, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जा सकता है। तो जो हमने देखा वो एक डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन था और इसके प्रोडक्ट्स में से एक ने प्रेसिपिटेट बनकर हमें वो सफ़ेद रंग दिया। अब इससे पहले कि हम दूसरा देखें, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स ने ऑक्सीडेशन और कौन से ने रिडक्शन की? ज़रा रुकें और इस बारे में सोचें। अच्छा, जब भी मैं इस बारे में सोचना चाहूँ तो मैं एलिमेंट्स पर चार्जेस देखती हूँ। यहाँ सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये कैटायन है। दूसरी तरफ भी ये पॉजिटिव कैटायन ही है, तो सोडियम के चार्ज में कोई तब्दीली नहीं आई, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और Ag का किया? कोई तब्दीली नहीं। यही हाल अनायंस का भी है, कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं।
इसका मतलब है देखें, कुछ भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा। तो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती। और आप सोच रहे होंगे, आप इस बात पर इतनी एक्साइटेड क्यों हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि मैं पहले समझती कि हर केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लाजमी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और इसलिए हर केमिकल रिएक्शन में कुछ ऑक्सीडाइज और कुछ रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन मैं गलत थी। देखें, हमारी आंखों के सामने केमिकल रिएक्शंस की मिसालें हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी दिलचस्प है। खैर, अब आइए दूसरा देखते हैं। जब मैं ये दोनों इकट्ठे डालती हूं तो क्या होता है? अच्छा, अब रिएक्टेंट्स को देखते हैं। इस बार रिएक्टेंट्स हैं NaCl और NO3, दोनों एक्वियस सॉल्यूशंस हैं। मैं उन्हें इकट्ठा डालती हूं। तो जैसे पहले किया था, अब यहां मेरे पास चारों मुख्तलिफ किस्म के आयन्स होंगे। NaNO3 के साथ कंबाइन कर सकता है। याद रखें, कैटायंस सिर्फ एनायंस के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं, यानी मिल सकते हैं। ठीक है, यही वो नई कॉम्बिनेशंस हैं जो आप बना सकते हैं। तो Na के साथ कंबाइन कर सकता है NO3, लेकिन फिर भी ये डिसोसिएट हो जाएगा। K+PCl के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल है। इसलिए जब K और Cl मिलते हैं तो फिर से ये डिसोसिएट हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं होता, कोई प्रिसिपिटेशन नहीं होती। आखिर में मेरे पास एक सॉल्यूशन रह जाएगा जिसमें चारों मुख्तलिफ किस्म के आयन्स बस इकट्ठे तैर रहे होंगे। तो यहाँ कोई केमिकल तब्दीली नहीं हुई और इसी वजह से मुझे कोई रंगत नहीं मिलती, यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ मुझे असल में कोई रिएक्शन नहीं मिलता। आपने अहम फ़र्क नोट किया। असल फ़र्क ये था कि HgCl इनसॉल्युबल था, इसीलिए वो प्रिसिपिटेट हो गया। और इसीलिए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें चाहिए कि प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रिसिपिटेट हो। अगर दोनों सॉल्युबल हों और एक्वियस सॉल्यूशन बनाएं तो कुछ भी नहीं होगा। हमें बस एक सॉल्यूशन मिलता है जिसमें चारों मुख्तलिफ किस्म के आयन्स होते हैं, कोई केमिकल तब्दीली नहीं होती। तो उमूमी तौर पर अब हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास AB का एक्वियस सॉल्यूशन है जो CD के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे, तो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों कैटायंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो अब A D के साथ कंबाइन करेगा और C B के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन ये तभी होगा जब इनमें से कोई एक इनसॉल्युबल हो और प्रिसिपिटेट हो जाए। प्रिसिपिटेशन, ये डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे अहम चीज़ है। तो देखें, अगर आप कोई भी दो एक्वियस आयनिक सॉल्यूशंस डालें तो ये फर्ज ना करें कि डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हमें ये रिएक्शंस तब ही मिलती हैं जब प्रोडक्ट्स में से कोई एक इनसॉल्युबल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ख़ास सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, यानी घुलेगा या नहीं। मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इसी से हम सॉल्युबिलिटी चार्ट तक पहुंचते हैं। सॉल्युबिलिटी चार्ट बस यही है, ये हमें बताता है कि कोई सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं। तो इसे पढ़ने का तरीका ये है। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड देखना चाहते हैं तो यहाँ पोटेशियम कटायन है, यहाँ क्लोराइड अनायन है, और अब हम बस कह सकते हैं, देखें, ये वो जगह है जहाँ ये दोनों मिलते हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है और आप देख सकते हैं कि ये सॉल्युबल है। लेकिन सिल्वर क्लोराइड का क्या? सिल्वर यहाँ है, क्लोराइड यहाँ है, लेकिन फिर भी उन्हें मिलाने की कोशिश करें और आपको क्या नज़र आता है? सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल है, और ये जो पीला सा थोड़ा सॉल्युबल है, इसके बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। हम सिर्फ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाले सोल्ट्स के साथ ही काम करेंगे, ठीक है? और इस चार्ट को देखकर आप कुछ ट्रेंड्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और यहाँ तक कि अमोनियम के सॉल्ट्स भी हैं। तकरीबन सभी सॉल्युबल हैं,
जाहिर है कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये सब सॉल्यूबल हैं, घुल जाते हैं। इसके बरक्स लेड के सॉल्ट्स तकरीबन इनसॉल्यूबल होते हैं, यानी घुलते नहीं। आप ये भी देख सकते हैं कि जिन सॉल्ट्स में नाइट्रिक आयंस और एसिटेट आयंस हैं वो तकरीबन सब सॉल्यूबल हैं। खैर, अब जब हमारे पास ये सॉल्यूबिलिटी चार्ट है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी या नहीं। ठीक है, तो आएं इसे चेक करते हैं। ये है पहला वाला। हम लेड नाइट्रेट का एक्वियस सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वियस सोल्यूशन इकट्ठे डालने वाले हैं। हमें क्या मिलेगा? वीडियो को पॉज करें और खुद से ये करने की कोशिश करें। पहले सोचें कि कैटायंस को अदल बदल करने से अंदाजन प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, और फिर चेक करें कि इनमें से कोई एक इनसॉल्यूबल है या नहीं। अगर है तो वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, हमें रिएक्शन मिलेगी। अगर दोनों सॉल्यूबल हों तो कुछ नहीं मिलेगा। तो पॉज करें और कोशिश करें। ठीक है, ये रहा। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक है लेड, यानी लेड कैटायन आयोडाइड आयन के साथ कंबाइन करेगा। तो लिखने से पहले मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ लेड कहाँ है। लेड यहाँ है। और आयोडाइड, लेड कैटायन ठीक है, और आयोडाइड का अनायन ये यहाँ है, आयोडाइड यहाँ है। तो अगर आप देखें तो ये रहा, ये इनसॉल्यूबल है। तो मैं फौरन जान गई लेड, आयोडाइड, और मुझे एहतियात करनी है। लेड का चार्ज +2 है और आयोडीन का यहाँ -1 चार्ज है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे यहाँ 2 लगाना होगा, तो मुझे लेड 2 आयोडाइड मिलेगा। ये इनसॉल्यूबल है तो ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। और मुझे और क्या मिलेगा? अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन कर सकता है, और फिर से हम चेक कर सकते हैं पोटेशियम कहाँ है। पोटेशियम यहाँ है, नाइट्रेट यहाँ है। तो अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ देखूँ तो ये सॉल्यूबल है, तो मुझे पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा जो सॉल्यूबल है। चार्ज +1 -1 है। ठीक है, तो मुझे बस ये मिलेगा, तो मुझे एक एक्वियस सोल्यूशन मिलेगा, और जाहिर है मुझे इसे बैलेंस भी करना होगा। जल्दी से ये कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ 2 आयोडीन है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगी। तो 2 पोटेशियम है, तो यहाँ भी 2 लगा दूंगी, और इससे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और ये वही एक्सपेरिमेंट है जो हमने पहले देखा था। हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड 2 नाइट्रेट में डाल रहे हैं। ये पीला रंग क्या है? ये असल में लेड 2 आयोडाइड है जो प्रिसिपिटेट हो रहा है, और अब एक्वस सोल्यूशन में पोटेशियम और नाइट्रिक आयंस हैं। अच्छा, क्यों ना हम एक और कोशिश करें? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चीज़ ये वही है। तो वीडियो को पॉज करें और दोबारा कोशिश करें। अच्छा, हम सोचना शुरू करते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ये कैसे करते हैं? हम कैटायंस को अदल बदल करते हैं। ठीक है, तो अमोनियम कैटायन आएगा, इसे एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करते हैं। फिर से लिखने से पहले यहाँ देख लेते हैं। तो अमोनियम कहाँ है? ये रहा अमोनियम, और एसिटेट यहाँ है। तो ये देखते हैं, हाँ ये सॉल्यूबल है। तो ये वाला सॉल्यूबल है। दूसरा होगा सोडियम और सल्फेट आयंस। तो सोडियम यहाँ है, सल्फेट यहाँ है। क्या मिलेगा? वाह, ये भी सॉल्यूबल है। यहाँ कुछ भी इनसॉल्यूबल नहीं है। जो भी मिलेगा वो सॉल्यूबल होगा, तो कुछ भी प्रिसिपिटेट नहीं होता, यानी कुछ भी बाहर नहीं आता। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ वही सोल्यूशन रह जाएगा जिसमें ये चारों तरह के आयंस होंगे। तो इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, तो आखिरी बात यह है कि डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एक खास कसम होती है जिसे हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हम मुस्तकबिल की वीडियोस में एसिड्स और बेसिस के बारे में तफसील से बात करेंगे। हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ देखेंगे। लेकिन अभी के लिए
एसिड को ऐसे सोचे जैसे ये एक आयनिक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन कटायन और कोई और अनायन होता है, और बेस को एक आयनिक सॉल्यूशन समझें जिसमें हाइड्रोक्साइड अनायन होता है और जाहिर है कोई मेटल कटायन भी होता है। मिसाल के तौर पर HCl को देखें, ये एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कैटायन है और ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो बेस है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड अनायन है। अब क्या होगा, हम बस कैटायंस को बदल देते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और मुझे सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और ये सॉल्यूबल है इसलिए मुझे एक्वियस सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हाइड्रोजन OH- के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, ये अब आयनिक सॉल्ट नहीं रहा, ये H2O है, ये वाटर है यानी पानी, और वाटर कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। तो अब हमारे पास एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आ गया है, तो हमें वाटर यानी H2O मिलेगा, और चूंकि ये अब आयनिक सॉल्यूशन नहीं रहा, हम इसे सिर्फ लिक्विड लिखते हैं। तो देखें आम तौर पर हमें क्या मिलता है, जब आप एसिड को बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ये डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एक खास कसम है क्योंकि यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता, लेकिन रिएक्शन इसलिए होता है कि हमें कोवलेंटली बॉन्डेड लिक्विड वाटर मिलता है।